ओके, सो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है अपना कि आपका टर्नओवर कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका 0 रुपीज का भी टर्नओवर क्यों ना हो, आपको आपकी कंपनी का ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। इसी टाइप से जो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है इंश्योरेंस कंपनीज, जो बैंकिंग एक्ट के अंदर बैंकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, इन सबको कंपल्सरीली ऑडिट करवाना होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनका कितना टर्नओवर है। जैसे मान लो आपने, सबको पता है सिन नंबर क्या होते हैं? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कब ग्रांट होते हैं ये हमें? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो उसे क्या मिलता है? एक सिन नंबर मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको सिन नंबर अलॉट हो जाता है, आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है, उसी दिन से आपके ऊपर ऑडिट की लाइबिलिटी आ जाती है। से आज आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है, आपने अभी तक उसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करी है, आपने आज तक ना कोई सेल किया उस कंपनी के थ्रू, ना कोई परचेज किया, स्टिल आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन रहता है कि मैम ऑडिट किसका करवाएंगे? कोई इनकम नहीं हो रहा, कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रहा, तो ऑडिट हम किसका करवाएंगे? ठीक है, तो कंपनीज एक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आपने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि हर एक कंपनी को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को सबमिट करवाने होते हैं। पढ़ा है ऐसा? यस मैम। आरओसी को सबमिट करवाने का एक फीस होता है ना, वो फीस आपका लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। और कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस छोटे मोटे हो सकता है आपके होंगे ही होंगे, जैसे आपने जहां भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है वो जगह आपकी रेंटेड भी हो सकती है, तो रेंट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसे होंगे ही होंगे कि आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में 2-3 आइटम्स के साथ आपके फाइनेंशियल्स बनेंगे ही बनेंगे। तो इन दैट केस भी आपको क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ऐसी ऑडिट्स को कौन सी ऑडिट बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्लियर सबको? नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ऑडिट होता है वॉलेंटरी ऑडिट, है ना। ऐसी ऑडिट्स हमारे पास कोई रूल नहीं है, कोई स्टैट्यूट हमें नहीं कहता कि आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, ऐसा हमें कोई नहीं कहता। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो हमें कभी भी कोई एक्ट बाउंड नहीं कर रहा है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ से अब चला गया तो हमें इनकम टैक्स एक्ट बाउंड करता है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, समझ में आई? यस मैम, यस मैम। यस मैम। तो जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिनका टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, वो अगर चाहें कि मुझे ऑडिट करवानी है तो वो कौन सी ऑडिट करवाते हैं? वो वॉलेंटरी ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। उन्हें कोई एक्ट बाउंड नहीं कर रहा है, इन दैट केस वो अपनी कौन सी ऑडिट करवा रहे हैं? वॉलेंटरी ऑडिट करवा रहे हैं। क्लियर सबको? व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट? हाँ मैम, वॉलंटरी ऑडिट में तो जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस आने के चांसेस ज्यादा होते होंगे ना? क्यों? ऑडिटर के ऊपर तो चाहे वो कोई सी भी ऑडिट करे, आईसीआई के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो अभी भी उसके पास में टाइम लिमिट वही होगा कि 30 सितंबर तक उसे ऑडिट कंप्लीट करना है। उसके पास में यही रहेगा कि अपना ओपिनियन 100% नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकता है। चीजें तो वही रहेगी ना सारी हमारी, जो भी हमने कल तक पढ़ा वो इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट या वॉलेंटरी ऑडिट पढ़ा है, हमारा नेचर वही रहेगा ऑडिट का, हमारी लिमिटेशंस वही रहेगी ऑडिट की, ठीक है। तो ऑडिट में कभी भी आप ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑडिट इशू नहीं होता है, हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस यानी कि आप ओपिनियन ही इशू कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
Yes, okay or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना वॉलेंटरी ऑडिट अगर आपको स्टैट्यूट बाउंड नहीं कर रहा है तो भी आप वॉलेंटरी ऑडिट करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपको ऑडिट के एडवांटेजेस गेन करने हैं। क्या क्या होते हैं ऑडिट के एडवांटेजेस, याद है सबको? Yes, ma'am. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो अब मैं आपको नोट्स में से रीड करवा देती हूँ। देखिए, audit is not a mandatory for all forms of organization. Depending on requirements of law, the audits are classified into two types. Statutory audit, the organization which requires compulsory audit under law is known as statutory audit. यहाँ पे आपके अलग अलग लॉ के नाम गिवन है, ठीक है? आपको ये 5 नेम लर्न होना कंपलसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आज तक 10 बार तो एग्जाम में आ ही चुका होगा, ठीक है? जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं, अप्रोक्स हर सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन अपना आता ही आता है। तो इसके 5 नाम एग्जाम्पल्स के लिए हमें लर्न होना कंपलसरी है। आपको बता देती हूँ कि आपके कोर्स से ही ये सारे नाम निकल के आ जाएंगे। आपकी कंपनी ऑडिट है, कंपनी ऑडिट, ठीक है? आप एक पढ़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हैं इसके अंदर। आप एक पढ़ेंगे बैंकिंग कंपनीज अकाउंट्स के अंदर, वो आपका अलग से आ जाएगा। एक आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे। एक आप लिख सकते हैं टैक्स ऑडिट, जो मैंने बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो भी आप वहां पे पढ़ेंगे। तो जितनी भी ऑडिट्स आप अलग अलग पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट आप अलग अलग लिखेंगे पढ़ेंगे, उन सब की ऑडिट्स कौन सी ऑडिट्स में आ जाती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर। और 6th पॉइंट आपका हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिट, ठीक है? यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं लिखा है मैंने, आप लोग चाहे तो मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो टोटल 6 नाम्स बताए मैंने आपको, 6 नेम्स बताए। तो इनमें से कोई भी 5 नाम कंपल्सरीली आपको याद रखने हैं विथ ईयर, कि कौन से ईयर का एक्ट है। ओके, नाउ द ऑडिटर शैल बी इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, और राइट्स और ड्यूटीज यानी कि उसका स्कोप कौन डिटरमाइन करेगा? लॉज एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्लियर सबको स्टैट्यूटरी ऑडिट? Yes, ma'am. नाउ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, द मैम अपॉइंटमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब कि हम उसे एंगेज क्यों कर रहे हैं। जैसे एंगेज करने का पर्पस भी अलग अलग हो सकता है। जैसे एक होती है फाइनेंशियल ऑडिट, एक होती है मैनेजमेंट ऑडिट, एक होती है इंटरनल ऑडिट। मैंने आपको बताई थी सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू ऑडिट आपका क्या होता है? स्कोप डिसाइड होता है, क्योंकि हर ऑडिट के अंदर आप किस पर्पस के लिए वहां पे जा रहे हैं, तो उस तरीके से भी आपका स्कोप डिसाइड होता है। जैसे फॉरेंसिक ऑडिटर है, तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल ऑडिटर से भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन करना है। याद है सबको फॉरेंसिक ऑडिटर कौन होता है? Yes, ma'am. हाँ मैम। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड मैम डिटेक्शन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट करना एरर्स को, फ्रॉड को Fraud मैम and डिटेक्ट errors करना, को detect फ्रॉड्स एंड करना। एरर्स को। ठीक है, तो आपका Investigation टर्म करता ऑफ है। एंगेजमेंट क्या है, यानी कि आप क्यों यहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं, आपकी उसकी कंडीशंस क्या है? यस, यहाँ एंगेजमेंट का मतलब क्या होगा इस जगह पर? एंगेजमेंट का मतलब होता है उसको हायर करना। हम ऑडिट करने के लिए उसे एंगेज कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते ऑडिटर हायर कर रहे हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसे एंगेज कर रहे हैं, है ना? और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट लेटर दे रहे हैं हम। जैसे मैं आपको अपॉइंट करूंगी तो कोई ना कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो होगा ना, उस रिटर्न एग्रीमेंट को ऑडिट लैंग्वेज में हम एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं। ठीक है,
जो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद में हम उसी के ऊपर जाएंगे। चलिए, नाउ नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट भी वर्ड हो सकता है और वर्ड वॉलेंटरी ऑडिट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं आपके। तो कौन सी ऑडिट हो गई है? लॉ के अंदर फाउंडेशन नहीं है, ये हम हमारी इच्छा से करवा रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स और पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट इसके अंदर आती है, ठीक है। नाउ क्योंकि यहाँ पे अब हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लॉ हमारा, क्योंकि लॉ के अंदर बोल ही नहीं रहे ऑडिट करवाओ, तो क्या लॉ हमारा स्कोप डिसाइड कर सकता है क्या? नो मैम, जो पर्पस है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे हमारा स्कोप ओनली कौन डिसाइड करेगा? आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे और अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। लाइक उससे केवल चाहिए एडवांटेज, जैसे मानो यहाँ पे वर्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्यों आया? जैसे मान लो बैंक है, मैं बैंक से लोन लेने गई, ठीक है, बैंक ने कहा कि मुझे आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए रहेंगे, तो हमने कहा कि है ना, हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं, हम आपको यहाँ पे स्टॉक प्लेज पे रख रहे हैं। प्लेज समझते हो? मॉर्गेज। यस मैम, मॉर्गेज है ना, ठीक है, मॉर्गेज पे हम आपके यहाँ पे क्या रखेंगे? स्टॉक। हमारे स्टॉक के बेसिस पे आप हमें ये लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बैंक हमें क्या कहेगी? ठीक है, आपको पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट नहीं करवाना, आप केवल किसकी ऑडिट करवा लो? आपके स्टॉक की ऑडिट करवा लो। तो अब यहाँ पे हमारा स्कोप कौन डिसाइड करेगा? हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि आपको सिर्फ स्टॉक का ऑडिट करना है। क्यों? क्योंकि उनको एडवांटेज केवल उसी से मिल रहा है, स्टॉक का ऑडिट होते ही उन्हें उनका लोन मिल जाएगा, उनके ऊपर कोई भी एक्ट बाउंड नहीं कर रहा है कि आपको पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वॉलेंटरी ऑडिट्स में क्या लिखा जाता है कि जो भी स्कोप है वो कौन डिटरमाइन करता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करती है। क्लियर? और स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के केस के अंदर कौन डिटरमाइन करेगा? लॉज भी करते हैं लॉज, आईसीएआई के लॉज और आईसीएआई, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट में कभी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? विथ रीजन? यस मैम, ठीक है। ऑडिट करवाते क्यों है वॉलेंटरी ऑडिट? टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। फिर यहीं पे एग्जांपल में दिए हुए आपको लोन लेना, असिस्टेंस लेना, ग्रांट लेना, ठीक है। अगेन स्कोप और ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे वर्ड दिया हमने राइट्स एंड ड्यूटीज, यहाँ पे वर्ड दिया हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। क्लियर सबको? यस मैम, ठीक है। 9th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेना है मुझे आपका। What are the qualities of an auditor? यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आ सकता है और साथ में 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। बट सब्जेक्टिव में आने के लिए इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वालिटी गिवन है आपको टेक्निकल क्वालिटी और सेकंड गिवन है आपको पर्सनल क्वालिटी। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको नोट से रीड करवा के कर रही हूँ, नोटबुक में नहीं लिखने हैं, ठीक है। नोटबुक में केवल वो चीजें लिखनी है जो हमें एग्जाम डे पे कंपल्सरीली पढ़ करके जानी है। बाकी नोट्स के अंदर हर एक चीज आ रही है आपके, जो आपको रिवीजन करते टाइम पे और अभी पढ़नी है। जो चीजें हमको 100% याद रह ही जाएगी वो मैंने कुछ भी नोटबुक में आपको नहीं लिखवाया है। इस ऑडिटर हर केस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी ऑडिट हो रहा हो, वॉलेंटरी या स्टैट्यूटरी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर तो मस्ट है, होना ही चाहिए। ओके चांदनी? नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर? तो मेनली 2 क्वालिटीज होती है। फर्स्ट इज टेक्निकल क्वालिटी एंड सेकंड वन इज पर्सनल क्वालिटी, ठीक है। टेक्निकल क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो भी आप लोगों ने ड्यूरिंग एजुकेशन, यानी जब सीए का कोर्स कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे,
जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एक्सपीरियंस जिन जिन चीजों का लिया है, जो चीजें आपको ऑडिट करते टाइम पे अप्लाई करनी है टेक्निकली, वो सारी क्वालिटीज एक ऑडिटर में होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने पढ़ा कि ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए उसके पास में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसके पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उसे अप्लाई करने, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग उसे अपना ऑडिट करना है, तो उसे क्या करना है? ऐसे का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसे लॉज और रेगुलेशंस की कंप्लाइंस भी चेक करनी है, उसके लिए उसे जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, पीएफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, जितने भी दुनिया में एक्ट है उन सारे एक्ट की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज ही कौन सी नॉलेज है एक ऑडिटर के लिए? टेक्निकल क्वालिटीज है, ओके। जब तक उसमें टेक्निकल क्वालिटीज नहीं होगी वो एक ऑडिटर नहीं हो सकता है। तो यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स का। ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का नॉलेज होना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, लॉ के जो भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गिवन है, वो उसे पता होना चाहिए। आपकी इच्छा है तो आप 10 एक्ट और नाम लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स की उसे नॉलेज होनी चाहिए, लाइक कंपनी की ऑडिट करने जा रहा है तो कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। पार्टनरशिप की ऑडिट करने जा रहा है तो पार्टनरशिप एक्ट का होना चाहिए, ठीक है। एलएलपी का करने जा रहे हो ऑडिट तो एलएलपी एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो स्पेसिफिक एक्ट का आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। क्लियर सबको टेक्निकल क्वालिटीज? Yes, ma'am. नाउ आपने बहुत सारी टेक्निकल क्वालिटीज है, इसके साथ साथ में आप में कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल क्वालिटीज कैसे? कि आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक ना करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपके यहाँ पे ऑडिट करने आती हूँ, तो आपका सारा परचेज डाटा मेरे पास है। आप गुड्स किससे परचेज करते हो, किस रेट में परचेज करते हो, कहाँ सेल करते हो, कौन सी पार्टीज को सेल करते हो, हर एक चीज मुझे पता है, ठीक है। तो मैं ये डाटा लीक भी तो कर सकती हूँ आपके कॉम्पिटिटर्स को। यस मैम। Yes, ma'am. तो आप में वो पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब गोपनीयता हिंदी के अंदर, है ना। लाइक समझते हो गोपनीयता? कोई सीक्रेट हमें पता Yes, है तो ma'am. हमें अपने पास ही रखना Yes, चाहिए ma'am. उसको, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, तो हमें क्या करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है ना। और क्या पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए? हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब एम्प्लॉइज मान लो कोई एरर कर रहा है, अकाउंटेंट जैसे मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि वो सीए, सीएमए या सीएसई बैठा हो, कोई प्रोफेशनली बैठा हो जिसे अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज हो, उससे बहुत सारी एरर्स भी हो सकती है। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उसकी एरर्स के ऊपर उस पे चिल्ला देते हैं या फिर मैनेजमेंट को कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, आपका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, इन दैट केस कोई भी क्लाइंट आपको हायर करना पसंद करेगा क्या एज एन ऑडिटर? नो मैम। नहीं ना, ठीक है। No, ma'am. ये सारी पर्सनल क्वालिटीज, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, है ना, आपका शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होने चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। जो कि एक गुड पर्सन में हम सोचते हैं कि ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, वही एक गुड ऑडिटर के अंदर भी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये जो छोटी मोटी क्वालिटीज है इन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्सनल क्वालिटीज। और ये मस्ट है कि टेक्निकल क्वालिटीज होने के साथ साथ आपके पास में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? पर्सनल क्वालिटीज। ओके, Personal quality. Yes, ma'am. ठीक है। तो कौन कौन से 2 टाइप की क्वालिटीज कंपलसरी है ऑडिटर के अंदर? टेक्निकल और पर्सनल। Technical or personal? Personal quality. टेक्निकल का मतलब क्या हो गया? Knowledge होनी चाहिए। नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस किस का? अकाउंट्स का, लॉ का, ऑडिट का, ठीक है, इनकम टैक्स का। जो 4 सब्जेक्ट में बार बार आपको बोलती रहती हूँ ना, ऑडिट के लिए इन सब की नीड है, वो सबका आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। और पर्सनल क्वालिटी सबको पता है कि इन सब की जो जो अच्छी अच्छी बातें होती है Yes, ma'am. में, वो सारी होनी चाहिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपके
11 क्वेश्चंस नोट्स के कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज 15 to 20 मिनट्स इन 11 क्वेश्चन को वापस से रीड करेंगे आप, ठीक है, ताकि कल हम इसके आगे का थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। जो 12, 13, 14 क्वेश्चन है, ये कल से एकदम न्यू स्टार्ट होगा। अभी जो 4 दिन के लेक्चर्स थे वो आपने देखा कि जो मैंने फर्स्ट डे लेक्चर दिया था उसी को क्वेश्चन में फॉर्म कर करके बुकिश नॉलेज मैंने आपको दिया है। अब कल से जो अपने लेक्चर्स स्टार्ट होंगे वो टोटली न्यू लेक्चर्स स्टार्ट होंगे आपके, जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, ताकि कल से अपना कुछ न्यू स्टार्ट होगा। और जिसने भी, मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ SAC पे आपके, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीच में कोई भी, मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया है आपको, इंटर ऑडिट बैच 3rd के नाम से है। कल सर ने भी किया था ग्रुप पर। ओके, तो आप वो लोग चेक कर लें और इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई किसी का लेक्चर मिस हो जाए तो आप लोग इजीली वहां से कवर मैम एक बार नाम बताना, CM में इंटर ऑडिट बैच 3rd है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Yes.